बिहार के एक छोटे से गांव मधुपुरा में हर किसी के चेहरे पर खुशी तब आ जाती थी जब डाकिया बाबू आते थे। पूरे गांव में उन्हें कोई उनके असली नाम से नहीं बुलाता था। सब कहते थे, अरे देखो, डाकिया बाबू आ गए। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि वो कभी साइकिल पर नहीं आते थे, जबकि बाकी गांवों में डाकिया साइकिल से ही आता था। गांव वाले कहते, भैया क्यों नहीं साइकिल लेते? डाकिया बाबू मुस्कुरा कर कहते, साइकिल चले न चले मैं तो चलता रहूंगा। वे पैदल पूरे गांव में चिट्ठियां बांटते थे। खेतों के रास्तों से होते हुए हर घर तक संदेश पहुंचाना उनका धर्म बन चुका था। डाकिया बाबू सिर्फ चिट्ठियां नहीं बांटते थे, वो चिट्ठियों में छुपे भाव भी बांटते थे। किसी माँ को बेटे की खबर देते हुए भावुक हो जाते, किसी प्रेमी को प्रेमिका की चिट्ठी पढ़ते हुए मुस्कुरा देते। वे अनपढ़ लोगों को चिट्ठियां पढ़कर सुनाते और जवाब भी लिख देते। उनके पास शब्दों की शक्ति थी और दिल से सेवा करने की भावना। एक दिन गांव के बच्चे पूछ बैठे, डाकिया बाबू आप साइकिल क्यों नहीं लेते? डाकिया बाबू थोड़े चुप हुए, फिर बोले, बचपन में मेरे पिताजी एक डाकिया थे। वो साइकिल से जाते थे लेकिन एक दिन बारिश में फिसलकर गिर गए और उनकी जान चली गई। मैंने तभी तय कर लिया कि मैं पैदल ही चलूंगा। सब चुप हो गए। उनके इस त्याग ने सभी का मन जीत लिया। एक बार तेज बारिश हुई। गांव की नदियां उफान पर थीं। पुल टूट चुके थे, पर डाकिया बाबू को एक जरूरी चिट्ठी पहुंचानी थी। एक बूढ़ी अम्मा को उनके बेटे की अस्पताल से भेजी गई खबर। गांव वाले बोले, अब तो रुको। पर डाकिया बाबू बोले, ये चिट्ठी रुक नहीं सकती। शायद इसमें किसी की दुआ या आखिरी सलाम हो। उन्होंने लाठी ली और निकल पड़े। कीचड़, नाला, कांटों का रास्ता सब पार करते हुए वो अम्मा के घर पहुंचे। चिट्ठी देते ही अम्मा रो पड़ी। धीरे धीरे डाकिया बाबू गांव की शान बन गए। हर किसी को उनसे प्यार हो गया था। स्कूल के बच्चे उनसे कहानियां सुनते, महिलाएं उन्हें त्योहारों पर खाना खिलाती। डाकिया बाबू की जेब में कभी ज्यादा पैसे नहीं होते, लेकिन उनके पास आशीर्वाद की दौलत थी। एक दिन डाक विभाग से नोटिस आया, आपको साइकिल लेनी होगी वरना सेवा समाप्त हो सकती है। गांव वाले घबरा गए। सबने मिलकर चंदा इकट्ठा किया, लेकिन डाकिया बाबू बोले, मैं साइकिल नहीं लूंगा। मेरी डाक मेरी जिंदगी है और ये रास्ता मेरी पहचान है। गांव ने फिर मिलकर आवेदन दिया, जिसमें सबने हस्ताक्षर किए। कुछ हफ्तों बाद जिला अधिकारी गांव आए। बोले, तुम्हारा डाकिया सिर्फ डाक नहीं बांटता, भरोसा बांटता है। उसे हटाया नहीं जाएगा, बल्कि उसकी सेवा को सम्मानित किया जाएगा। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। 15 अगस्त के दिन उन्हें सेवा श्री सम्मान दिया गया। गांव के स्कूल में उनके नाम से एक पुस्तकालय खोला गया, डाकिया बाबू वाचनालय। बच्चों को प्रोत्साहित किया गया कि वे पत्र लिखना सीखें और भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करें। एक दिन डाकिया बाबू की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, अब आराम की जरूरत है। लेकिन वो बोले, मेरे पास एक आखिरी चिट्ठी है। उन्होंने वो चिट्ठी गांव के उस लड़के को दी जो डाक विभाग की नौकरी का सपना देखता था। डाकिया बाबू बोले, ये आखिरी चिट्ठी तुम पहुंचा दो, तब तक मैं आराम करता हूँ। वो लड़का चिट्ठी लेके चला गया। कुछ महीनों बाद डाकिया बाबू ठीक हो गए और फिर वही पुराने अंदाज में मधुपुर गांव का सवेरा, मुर्गी की बांग, हल चलाते किसानों की आवाज और मंदिर से आती आरती की धुन। लेकिन इन सबके बीच एक चीज सबसे खास होती थी, डाकिया बाबू की सीटी। हर सुबह जब वो अपनी पुरानी सीटी बजाते हुए आते, लोग समझ जाते खबर आ गई। गांव की गलियां जैसे मुस्कुराने लगती थीं। बच्चे अपने खत लिफाफों में डालकर डाकिया बाबू को थमा देते। किसी का खत दादी के पास शहर भेजना होता, किसी को परीक्षा का रिजल्ट माँ को दिखाना होता। एक दिन एक छोटी सी बच्ची मीना रोती हुई उनके पास आई। डाकिया बाबू, पापा की चिट्ठी आई क्या? डाकिया बाबू झुके और बोले, नहीं आई बेटा, लेकिन अगली बार जरूर आएगी। मीना हर हफ्ते पूछती और हर हफ्ते डाकिया बाबू उसे ढांढस बंधाते। फिर एक दिन बिना किसी नाम के एक चिट्ठी आई। लिखा था,
मेरी बेटी मीना को कहना कि मैं उसे बहुत याद करता हूँ। मैं जल्द लौटूंगा। मीना की आंखों में चमक आ गई। डाकिया बाबू को पता था ये चिट्ठी किसी सैनिक पिता ने लिखी थी। उन्होंने कहा, देखा, मैंने कहा था चिट्ठियां अपना रास्ता ढूंढ ही लेती हैं। दिवाली त्योहार में डाकिया बाबू की भूमिका होती थी। वो शहर से भेजे मिठाई के डिब्बे, नए कपड़े और कार्ड लेकर आते थे। गांव वालों के लिए वो डाकिया नहीं, परिवार का हिस्सा थे। चिट्ठियों के साथ साथ वे रिश्तों को भी जोड़ते थे। कभी कभी वो थके होते, पर कभी शिकायत नहीं करते। एक साल दिवाली के दिन उन्होंने बीमार होते हुए भी चिट्ठियां बांटी। लोगों ने कहा, आज मत जाओ। पर उन्होंने जवाब दिया, कहीं कोई माँ अपने बेटे की चिट्ठी का इंतजार कर रही होगी। मैं कैसे रुक जाऊं? गांव के एक होशियार लड़के माधव को डाक बाबू से बहुत लगाव था। वो रोज उनके साथ चलता, उनके हाथ से चिट्ठियां लेता और मदद करता। डाकिया बाबू ने उसे धीरे धीरे सब सिखाया, लिफाफा कैसे पढ़ते हैं, पता कैसे पहचानते हैं और चिट्ठियों को प्यार से कैसे संभालते हैं। एक दिन उन्होंने माधव से कहा, बेटा, चिट्ठी सिर्फ कागज नहीं होती, ये किसी का दिल होती है। इसे पूरी श्रद्धा से पहुंचाना चाहिए। समय बदला। मोबाइल फोन और इंटरनेट ने चिट्ठियों की दुनिया को छोटा कर दिया। अब लोग वीडियो कॉल करने लगे, ईमेल भेजने लगे। गांव में भी धीरे धीरे स्मार्टफोन आ गए। कई लोगों ने कहा, अब डाक की क्या जरूरत। लेकिन डाकिया बाबू फिर भी अपने काम में लगे रहे, क्योंकि अब भी कई बूढ़े माता पिता थे जिन्हें उनके बेटे चिट्ठियां भेजते थे। अब भी सरकारी चिट्ठियां, पेंशन पेपर, आधार कार्ड सब डाक से आते थे। जिला मुख्यालय से एक दिन पत्रकार आया और गांव वालों से पूछा, क्या खास है आपके डाकिया में? सब बोले, हमारे डाकिया बाबू जैसे कोई नहीं। वो पैदल चलते हैं लेकिन दिलों तक पहुंचते हैं। उस पत्रकार ने अगले महीने एक लेख लिखा। भारत का आखिरी पैदल चलता डाकिया, मधुपुरा का गौरव। उस लेख के बाद डाकिया बाबू को राज्य स्तर पर सम्मान मिला। टीवी चैनलों ने उनका इंटरव्यू लिया। उन्होंने जवाब दिया, कभी चिट्ठी पहुंचाने के लिए तेज नहीं चलना चाहिए, उसे सही वक्त पर पहुंचाना चाहिए। एक दिन डाकिया बाबू को खुद के नाम एक चिट्ठी मिली। लिखा था, प्रिय डाकिया बाबू, आपने मेरे बेटे की चिट्ठी समय पर पहुंचाई, मेरी बेटी के विवाह की शुभकामनाएं दी, मेरे पेंशन पेपर लाए, मेरे बच्चों को प्रोत्साहित किया। आप डाक नहीं लाते, आप उम्मीद लाते हैं। अम्मा की आवाज। डाकिया बाबू की आंखें नम हो गईं। वो पहली बार खुद के नाम आई चिट्ठी पढ़कर मुस्कुराए। सालों की सेवा के बाद एक दिन डाकिया बाबू ने गांव के चौपाल में घोषणा की, अब मेरे पैर थकने लगे हैं। गांव में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखों में आंसू थे। माधव आगे आया और बोला, मैं अब डाक लेकर जाऊंगा, पर साइकिल से नहीं, आपके जैसे पैदल। गांव वालों ने तालियां बजाईं। डाकिया बाबू ने अपनी लाठी माधव को दी। हर साल डाकिया बाबू के जन्मदिन पर डाकिया दिवस मनाया जाता है। बच्चे अपने हाथ से चिट्ठियां लिखते हैं और उनके नाम एक पत्र संग्रहालय में भेजते हैं। डाकिया बाबू चले गए, लेकिन उनके कदमों के निशान गांव की हर गली में आज भी हैं। उनकी सादगी, समर्पण और सेवा ने ये सिखाया कि तकनीक चाहे जितनी भी आ जाए, दिल से दिल तक पहुंचने का रास्ता हमेशा पैदल ही तय होता है। जब माधव ने डाकिया की जिम्मेदारी संभाली, तो कुछ युवाओं ने कहा, आज के दौर में कौन चिट्ठी भेजता है, ईमेल, मोबाइल सब कुछ तो है। माधव मुस्कुराकर बोला, सच है, लेकिन हर रिश्ता सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ता। कुछ रिश्ते इंतजार और जज्बात से जुड़े होते हैं। उसने डाकिया बाबू से सीखा था कि चिट्ठियां सिर्फ सूचना नहीं, भावना होती हैं। वो गांव के बुजुर्गों को समय पर पेंशन की जानकारी लाकर देता, बच्चों के रिजल्ट कार्ड पहुंचाता और हर मौसम में पैदल ही निकल पड़ता। साल 2020 में जब पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैली, तब मधुपुरा गांव भी इससे अछूता नहीं रहा। स्कूल बंद, यातायात बंद और गांव में डर का माहौल। लेकिन उसी समय एक आवाज फिर गूंजने लगी, माधव की। वो पूरी सावधानी से सैनिटाइजर लगाकर पैदल ही निकल पड़ा। सरकार से आई स्वास्थ्य सूचनाएं, दवाओं के कागज और राहत योजना की चिट्ठियां सब उसने बांटी। बुजुर्गों के घर जाकर दवा की पर्चियां पहुंचाना, अनपढ़ महिलाओं को सरकारी निर्देश समझाना, माधव ने हर जिम्मेदारी निभाई। लोग बोले,
ये तो दूसरे डाकिया बाबू हैं। एक दिन माधव को एक मोटी चिट्ठी मिली। ऊपर लिखा था, बाबा के नाम, जिन्हें मैं 8 साल से नहीं मिला। चिट्ठी एक लड़की की थी जो शहर में नौकरी करती थी। उसने लिखा था, बाबा, मोबाइल छूते नहीं हो, कॉल नहीं उठाते, इसलिए ये खत भेज रही हूँ। मैं अब ऑफिसर बन गई हूँ और अगले महीने शादी है। बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है। माधव ने जब वो चिट्ठी बाबा को दी तो उनकी आंखें भर आईं। माधव ने गांव में एक नया नियम शुरू किया। हर बच्चा एक पत्र हर महीने लिखे। वो बच्चों को सिखाता कि चिट्ठी कैसे लिखते हैं, भाषा कैसे संवारते हैं। धीरे धीरे बच्चों की लेखनी सुधरने लगी, सोच गहराने लगी। सरपंच ने कहा, डाकिया अब शिक्षक बन गया है। एक दिन माधव को एक अजीब चिट्ठी मिली। लिखा था, तुम्हारे बेटे का अपहरण हो गया है, पैसे भेजो नहीं तो। चिट्ठी देखकर एक पिता डर गया, लेकिन माधव ने चिट्ठी गौर से देखी। डाक टिकट नकली था, मुहर भी नहीं थी। उसने फौरन पुलिस को बताया और जाल बिछाया गया। पता चला ये ठगी का मामला था। गांव के लोग चौंक गए। अब लोगों ने समझा कि चिट्ठी पढ़ने की समझ भी एक कला है जो सच्चा डाकिया जानता है। एक दिन माधव को एक चिट्ठी मिली जो लंदन से आई थी। वो एक महिला की थी जो कभी मधुपुरा में पढ़ने आई थी। उसने लिखा, मैंने यहीं से पढ़ाई की, यही के डाकिया बाबू की वजह से मुझे लेखन से लगाव हुआ। अब मैं इंग्लैंड में लेखक हूँ। मेरी पहली किताब छपी है और उसकी पहली प्रति मैं उसी गांव को भेज रही हूँ जिसने मुझे सिखाया था कि शब्दों में जादू होता है। गांव के पुस्तकालय में वह किताब रखी गई और उस पर लिखा गया, डाकिया बाबू को समर्पित। इस तरह डाकिया बाबू तो चले गए, लेकिन उन्होंने अपनी छाप माधव में छोड़ दी।